वेलकम टू इनसाइट्स विद विशाल सूद। इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं देश दुनिया के तमाम ज़रूरी मुद्दों पर। हमारे साथ होते हैं विशाल सूद जी। वेलकम सर। थैंक यू अमन। सर, बीजेपी पे काफ़ी आरोप लगाए जा रहे हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा। मनीष सिसोदिया के घर पर जब से सीबीआई की रेड हुई तब से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मुझे बीजेपी से ऑफ़र आ रहे हैं और मुझे दिल्ली में सीएम की सीट ऑफ़र की गई है। और साथ ही कई एमएलएस का भी दावा किया जा रहा है कि उनको 5 करोड़ रुपए ऑफर किया जा रहा है बीजेपी में आने के लिए। देखो, ये बहुत ही सीरियस आरोप है। आज अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, इवन आम आदमी पार्टी भी पंजाब में कुछ एक्स पॉलिटिशियंस के ऊपर केसेस कर रहे हैं और वो भी यही कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है जी। और ये जो आरोप हैं ये बेसिकली इनकी सिवियरिटी और इसकी सीरियसनेस ये है कि इसके कारण लोगों का हमारे पूरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से भरोसा उठ जाएगा जी। तो इन चीज़ों की निष्पक्ष जांच बहुत ज़रूरी है। जो भी कल्प्रेट पार्टी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आज हमारे देश का यूथ ये देखेगा जी हमारे देश में तो या तो आप पार्टी बदल लो या करप्शन केसेस, अगर इस तरह की पॉलिटिक्स हमारे यहाँ पे होती है जी। और ये जो इल्ज़ाम लगे हैं इनकी गंभीरता मैं शायद समझा भी ना पाऊं कि ये कितने गंभीर हैं, क्योंकि इन इल्जामों के कारण हमारा पूरे अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे, हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम पे, हमारे देश के फ्यूचर पे, पूरा के पूरे पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है कि हम किस तरह की, क्या पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट है। जी। जब पूरा का पूरा सिस्टम आप मान लोगे करप्ट है तो आप क्या सोचोगे, यहाँ तो मेरा यहाँ भविष्य नहीं है, यहाँ तो आप यहाँ से जाओगे, यहाँ आप ये सोचोगे मेरे को भी करप्ट बनना पड़ेगा। तो हमारा यूथ जब ये खबरें सुनता है तो ये देखता है और वो सोचता है और उनके दिमाग पे इस चीज का असर होता है। इन चीज़ों पे मेरे को लगता है कि कोर्ट्स को, एजेंसीज को बहुत ही सीरियस कार्रवाई, इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो भी हैं उनको इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट को इस आज टाइम है कि सुप्रीम कोर्ट में ये एक एप्लीकेशन डाली जाए कि इनकी निष्पक्ष जांच, ये बहुत ही क्रिटिकल इश्यूज हैं जो हमारी सिविल सोसाइटी है उसको इंश्योर करना चाहिए कि ये जो इल्ज़ाम है ये सच है या झूठ है, या ये अगेन कि अगर आपके ऊपर केस है या अपने आप को बचाने का एक डिस्ट्रैक्शन है, इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर एक जांच की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत सीरियस मामले हैं। जी। और लोगों के सामने सच्चाई आनी बहुत जरूरी है। ये बहुत क्रिटिकल है, वरना हमारे सिस्टम से लोगों का भरोसा उठता चला जाएगा। एक तरफ कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं जो हमारे देश को स्ट्रांग और हमारे को अपने फ्यूचर पे और बेटर बिलीव कर रही हैं, पर दूसरी तरफ से ये जो पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं, जो हमारे देश के पॉलिटिशियन हैं, वही हमारे साइंटिस्ट की, हमारे डॉक्टर्स की, हमारे एंटरप्रेन्योर्स की, हमारे फौजियों की मेहनत को नेगेटिव कर रहे हैं। वो हमारे स्पोर्ट्समैन हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, हमारे साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाई हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कुछ लोग देश सेवा में लगे हैं, देश की सिक्योरिटी में हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट टॉप के वेपन्स बना रहे हैं। और दूसरी तरफ ये हमारे पॉलिटिशियन है वो इस तरह की डिस्कशन कर रहे हैं कि यूथ कंफ्यूज हो जाता है कि इस देश में हो क्या रहा है। तो मेरे को लगता है कि इन सवालों का स्पष्ट जवाब हमारी जनता डिजर्व करती है। बिल्कुल, और लोगों का हौसला बढ़े, ऐसी बातें आनी चाहिए अखबारों में। बिल्कुल। और सर, एक बात और आई अखबार में, जो नीतीश कुमार जी हैं उन्होंने अभी थोड़ा टाइम पहले ही सरकार दोबारा बनाई थी और उन्होंने जॉब एस्पिरेंट्स हैं जो उनको वादा किया था कि जॉब्स मिलेंगी, पर उनको मिला लाठीचार्ज और बीजेपी ने उस पर सवाल उठाए हैं। देखो, बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी अभी थोड़े दिन पहले तो उसी गवर्नमेंट का पार्ट थी जी, राइट, और एजुकेशन मिनिस्ट्री भी उनके पास थी जी। तो बीजेपी का सवाल उठाना इतना मेरे को लगता है अप्रोप्रिएट नहीं है स्टेज पे, बट एट द सेम टाइम पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द कैनवस, और इसमें मैं शायद बीजेपी को थोड़ा सा कम जिम्मेदार मानता हूं। सारी पार्टियां कहते हैं जी हम सरकारी नौकरी देंगे। सरकारों का काम नौकरियां देना नहीं है, सरकारों का काम है ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि इनफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टमेंट के लिए सही माहौल, ये देना है जी। आप अगर 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे, ऑलरेडी आप उनका बजट देखिए नेगेटिव में, कैसे देंगे, फिर वो काम क्या करेंगे, राइट। हमें बेसिकली मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की जरूरत है जी। तो बिहार, अगर यूपी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है पिछले कुछ टाइम में, जहां पे जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट बना के वहां पे एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव किया है, तो नीतीश कुमार जी तो 8वीं बार चीफ मिनिस्टर बने हैं जी, राइट। उनको भी अपने आप को बदलने की जरूरत है। वो वापस जिस तरह के पार्टीज के साथ वो टाई अप कर रहे हैं पावर में रहने के लिए, उनका माइंडसेट ही अलग है। उन्होंने किस तरह से राज किया है पूरी दुनिया जानती है। आज उनके जो उनकी पार्टनर पार्टी है आरजेडी,
उनके जो मुखिया हैं वो कहाँ पे हैं, वो जेल में हैं, ये सारी दुनिया जानती है। उन पे किस तरह के करप्शन केसेस और क्या उनकी स्टोरीज फेमस थी, वो किस तरह से अपनी स्टेट को चलाते थे, ये जग जाहिर है। तो जब आप पावर में रहने के लिए कुछ भी करोगे तो आपके पास जनता को डंडे देने के अलावा कुछ नहीं होगा। आप उनको सिर्फ डंडे दे सकते हो, आप उनको जॉब नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो मेरे को ये लगता है कि सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट्स को, पॉलिटिशियंस को ये जानना पड़ेगा कि उनका काम सरकारी नौकरी देना नहीं है जी, ये तो रिश्वत है कि हम सरकारी नौकरी देंगे। आपका काम है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, जहां पे सरकार में जरूरत है लोग रखो उतने, पर सबको सरकारी नौकरी थोड़ा दोगे। आपके वहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं मेजर आ रही, कोई वहां पे आईटी डेवलपमेंट का काम ही नहीं हो रहा, राइट, कोई मेजर प्लेयर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं आ रही है, तो ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना कि आप ऐसा इन्वायरमेंट दो कि सारी टॉप, बिहार के लोग टैलेंटेड हैं, हमारे देश के हर जगह पे लोग टैलेंटेड हैं, वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो जब आपने इन्वायरमेंट ऐसा दिया है कि शाम को जो नेताओं के सपोर्टेड बदमाश हैं वो जाके लोगों से उगराही करेंगे, पैसे मांगेंगे, तो कौन इन्वेस्टमेंट, किसी की सेफ्टी नहीं है, किसी का किडनैप। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको एक लॉ एंड ऑर्डर इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना है पूरे के पूरे बिहार में, सिर्फ पटना में नहीं, पूरे बिहार में, ताकि हर जगह पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आए, बच्चों को बेस्ट एजुकेशन मिले। आप अपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखिए, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल देखिए, आपको न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसी आप दे पा रहे हैं उन लोगों को। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत है। सर, भारत ने यूएन में एक मैसेज दिया है, चाइना को भी मैसेज दिया और भी देशों को, जैसे पाकिस्तान और बाकी जो देश हैं जो हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं, उनको एक मैसेज दिया सिंपल सा कि जो भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो, ये बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज जर्नली हमारे अभी थोड़े दिन पहले हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने भी एक बड़ी डीप बात कही। हर कोई अपने नेबर से अच्छी बना के रखना चाहता है जी। और अनफॉर्चुनेटली मैं अगर चाइना की बात करूं, उनके, मैंने लास्ट टाइम बताया 13 कंट्रीज के साथ बॉर्डर है और 25 के साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं जी। उन्होंने जिसके साथ नहीं भी बॉर्डर है उनसे भी डिस्प्यूट खड़े कर रखे हैं कि भाई ये आइलैंड मेरा है, ये ट्रेड रूट मेरा है, तुम तो हो ही मेरे जी, राइट, इंडिया के साथ नहीं जी, ये तो चाइना का पार्ट है। जो ट्रेडिशनली लोग इंडियन है जी, वो अपने आप को इंडियन मानते हैं और आप ये बोल रहे हो कि चाइना का पार्ट बना दो जी। तो बेसिकली ये आज की डेट में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट खड़े हो रहे हैं, या ये जो अग्रेसिवनेस, जो ये सर्टन इररिस्पॉन्सिबल स्टेट्स या कंट्रीज में इनको बोलूंगा, पाकिस्तान को तो आज की डेट में नेशन बोलना ही बेसिकली आप सिंपल बोल सकते हो पाकिस्तान की आर्मी जी। क्योंकि लोगों की कंट्री के पास आर्मी होती है, यहाँ पे आर्मी के पास एक कंट्री है, पाकिस्तान में तो ये हाल है जी। तो जब इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल स्टेट्स आपके नेबरहुड में है तो एक काइंड ऑफ आपका एक, आप ये बोल सकते हैं, बैड लक है। पर हमें स्ट्रांगली अपनी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है जी। और आज हम एक स्ट्रांग मैसेज हर प्लेटफॉर्म पे दे चुके हैं जी। और ग्लोबली जो पूरी दुनिया की कंट्रीज हैं, दे अंडरस्टैंड हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। तो आज जो एक सपोर्ट है, जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट इंडिया को मिल रहा है, जो मिलिट्री सपोर्ट, जो एसोसिएशंस जो इंडिया की बन रही हैं, आज हर कंट्री इंडिया को सपोर्ट इसलिए कर रही है बिकॉज मॉरली इंडिया हैज ऑलवेज टेकन द राइट स्टैंड एंड वी हैव एवरी राइट टू प्रोटेक्ट आवर जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है। और अगर जरूरत पड़ती है, जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है या और भी जो रीजन्स हैं जो चाइना ने, तो वी हैव एवरी राइट। और चाइना तो अपने किए हुए जो टर्म्स हैं, जैसे 1993 का समझौता है जिसमें कि बॉर्डर के ऊपर आप आर्म्ड फोर्सेस, हमने एग्री किया था कि कोई भी कंट्री नहीं रखेगी बिकॉज इट बिकम्स वेरी रिस्की एंड दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज डिप्लॉइंग लॉट ऑफ ट्रूप्स ऑन द बॉर्डर एरिया। अब इंडिया को भी मजबूरी में रेसिप्रोकेट करना पड़ रहा है बिकॉज वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। तो मेरे को ये लगता है कि ग्लोबली एक जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि अगर वो ये चाहते हैं कि उनके जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो दुनिया के लिए भी जो चीजें हैं वो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जी। तो उनको भी इन देशों पे, इन कंट्रीज पे सैंक्शंस लगानी चाहिए फॉर इम्पैक्टिंग या ट्राइंग टू क्वेश्चन, ट्राइंग टू डिल्यूट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री जी। सर, दुनिया के डिस्प्यूट्स की बात की हमने, और यूएस और साउथ कोरिया भी ड्रिल्स कर रहे हैं सर, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो भी इशू चल रहा है उसमें यूएस भी इन्वॉल्व है और खतरा बनता जा रहा है कि अगर ऐसे ही ड्रिल्स चलती रहीं, क्योंकि हर कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है और पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए खतरा बन सकता है। देखो, इस वक्त आप देखेंगे जो भी ये काइंड ऑफ डिक्टेटोरियल स्टेट्स है, चाइना लगा लीजिए, वो ताइवान के आसपास ड्रिल कर रहा है, राइट, वहाँ पे यूक्रेन और रशिया के बीच में क्राइसिस चल रहे हैं जी। और आप रशिया को भी ट्रूली डेमोक्रेटिक तो बोल नहीं सकते जी।
सिमिलरली नॉर्थ कोरिया के अंदर भी देयर इज अ डिक्टेटर सिटिंग ओवर देयर जी। अब इन चाइना, नॉर्थ कोरिया और ये इन सब कंट्रीज के लीडर्स के ऊपर प्रेशर है अपने आप को स्ट्रॉन्ग लीडर प्रोटेक्ट करना, और ये पावर में यही बोल के आए हैं कि वी विल मेक यू अ स्ट्रॉन्ग नेशन। मेरे को ये लगता है कि और जब भी इलेक्शन पास होते हैं, जब भी उनकी पावर थोड़ी सी खतरे में होती है, तो दे ट्राई टू क्रिएट सच सिचुएशंस ताकि लोगों का ध्यान जो उनकी वीक पॉलिसीज हैं। अब चाइना में आप देख लीजिए, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, बैंक्स बंद हो रहे हैं, और चाइना हर रोज कई अरब रुपए के हथियार वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्लियरली ये है कि उनको पता है कि उनके पास अपनी इकोनॉमी के लिए सही पॉलिसीज नहीं है। पूरी दुनिया का उन पे से भरोसा उठ गया है। जो सप्लाई चेन पूरी चाइना पे डिपेंडेंट थी, अब वो लोग इंडिया, वियतनाम जैसी अलग कंट्रीज में भी अपने सेंटर्स और फैक्ट्रीज बनाने जा रहे हैं। और चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनको अपना तीसरा इलेक्शन लड़ना है। सिमिलरली जो नॉर्थ कोरिया के जो है प्रेसिडेंट, ही इज अ डिक्टेटर, प्रेसिडेंट क्या डिक्टेटर जो है, ही गॉट द रूल बिकॉज ही वाज सन ऑफ द प्रीवियस डिक्टेटर। तो अब एक रिस्क है साउथ कोरिया की पूरी इकोनॉमी पे। तो मेरे को ये लगता है कि उनको अपने बचाव के लिए, जो अभी तक वो सिर्फ यूएस पे डिपेंडेंट थे, अब यूक्रेन में सब कंट्रीज ने ये भी देख लिया कि अब पूरी तरह, हालांकि उनके साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। जापान ने अपने हथियार बनाने शुरू कर दिए, अपनी फोर्सेस, अपने वेपन्स डेवलप करने शुरू कर दिए, फाइटर जेट्स। साउथ कोरिया ने भी अपने फाइटर जेट्स बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि इससे पहले ये यूएस पे डिपेंडेंट थे। पर यूक्रेन में उन्होंने देख लिया कि यूएस एंड में शायद आपका साथ ना दे। बिल्कुल। ताइवान की भी यही सिचुएशन है, ताइवान ने भी अपनी वेपन डेवलपमेंट शुरू कर दी है। तो आज ये कंट्री समझ चुकी हैं कि दे हैव टू इंश्योर their safety and security to continue on the path of prosperity. Japan is a prosperous country, South Korea is a prosperous country, Taiwan is a prosperous country. तो आज इनकी पूरी prosperity पे रिस्क है। अगर आप सेफ और सिक्योर ही नहीं हो तो इकोनॉमिक prosperity भी चली जाती है। इंडिया को भी इसीलिए स्ट्रांग होने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये तभी सस्टेनेबल है अगर हमारे बॉर्डर सिक्योर है। कोई भी देश अगर हम कमजोर हैं तो हमारी प्रोग्रेस को कहीं पे भी फुल स्टॉप लगा सकता है हमारे ऊपर अटैक करके। तो इट मीन्स दैट ऑल द कंट्रीज हु वांट टू प्रोग्रेस एंड बी अपने देश के लोगों को एक शांति का माहौल देना चाहते हैं, तो शांति शक्ति से आती है। ये हमारे गीता में भी लिखा हुआ है कि अगर देश में शांति लानी है तो हर किसी को एम्पावर करने की जरूरत है, शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। शुक्रिया सर इनसाइट्स के लिए। इस तरह की मीनिंगफुल इनसाइट्स और करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद।